So today we'll start from the acquired immunity topic. ये वो इम्यूनिटी है जो कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर आने के बाद प्राप्त करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो जन्म से आपके अंदर होती है, उसमें आपके कई तरह के बैरियर्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, ठीक है ना, या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। नॉन स्पेसिफिसिटी क्या है कि वो हर एक पैथोजन को वैसे ही लेते हैं, हर एक पैथोजन को वैसे ही लेते हैं जैसे नॉर्मल पैथोजन की तरह यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप वो इम्यूनिटी जानेंगे जो कि आप यहाँ आने के बाद प्राप्त करते हैं। इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, इन्नेट में स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। स्पेसिफिसिटी मैंने आपको अभी बताई है कि अगर मान लो कोई वायरस आता है, लाइक आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करे, स्पेशली उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के पास कुछ हथियार जैसी चीज़ हो, हथियार मतलब जो उसके अगेंस्ट में काम करते हैं वो हो, या फिर निमोनिया के अगेंस्ट, या फिर जिस भी बीमारी के अलग अलग, हर एक बीमारी हर एक पैथोजन के लिए आपकी बॉडी अलग से रिस्पॉन्स करती हो, तो वो आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जो आप यहाँ, ये आपकी तब आती है आपकी बॉडी में जब आप उस पर्टिकुलर पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं। जब आप किसी विशेष प्रकार के पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तब ये आपकी बॉडी में आती है इस तरह की इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में आपकी जो दूसरी तरह की जो WBCs हैं जो वो भाग लेती हैं, उनको हम कहते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, वो आपकी इसमें भाग लेती हैं, बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट्स। तो चलिए एक बार देखते हैं। पहले मैं आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको ये पढ़ के बताएंगे क्या क्या है। एक बार देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर अगर हम आपको कहें कि ये आपकी बॉडी है का कोई टिश्यू है, सपोज करो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये आपकी ब्लड वेसल है कोई, या फिर कोई टिश्यू है, यहाँ आपके टिश्यू में कुछ मान लो कुछ लग जाता है, अगर आपके टिश्यू में यहाँ कुछ लग जाता है तो यहाँ से कट लग जाएगा, ठीक है ना। कट लगने के बाद क्या होगा, तो अगर यहाँ मान लो कुछ चुभ जाता है तो ये आपका टिश्यू यहाँ से टूट जाएगा, टिश्यू डेड हो जाएगा, खुल जाएगा, यहाँ से आपकी जो स्किन का बैरियर है वो हट जाएगा। स्किन का बैरियर हटने के बाद आपका जो पैथोजन है वो मान लो आपका यहाँ एंट्री कर जाता है, इसके अंदर टिश्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, यहाँ आपके कुछ ब्लड वेसल्स हैं। तो जैसे यहाँ टिश्यू जो है टूटता है, यहाँ पर जो कट लगता है, तो उसी टाइम यहाँ पर कुछ सेल्स कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, आपकी वेसल्स को, ब्लड की जो वेसल है इसको, अगर हम इसको यहाँ ले आएँ, ये ब्लड वेसल आपकी यहाँ से चौड़ी हो जाएगी थोड़ी सी इस तरह से, इसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन होना। वेसल डायलेट कर जाएगी, वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन के बाद यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में WBCs आ जाएंगी आपकी, और उसकी वजह से, वेसल डायलेट होने की वजह से, यहाँ ब्लड वेसल के अंदर से प्लाज्मा निकल के आपका बाहर टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, बाहर टिश्यू फ्लूइड में जाने लगेगा यहाँ पर इस तरह से। और ये WBC भी उसके साथ ही यहाँ बाहर टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी, क्योंकि वेसल आपकी ये ब्लड वेसल थी, चौड़ी हो गई है, तो WBC आपकी यहाँ बाहर निकल के आ जाएंगे, डायपिडासिस इसको कहते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगी। यहाँ पर आपका बैक्टीरिया है बहुत सारा, और ये WBC जो है आपकी, ये मैक्रोफेजेस होती हैं। ये मैक्रोफेजेस जो हैं उनको खाना शुरू कर देती हैं, खाना मतलब फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस करती रहती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका ये पैथोजन, इसको अगर मतलब मान लो कि ये मैक्रोफेज है, सपोज करो ये मैक्रोफेज ने उसको तोड़ दिया है, उसके जो पैथोजन था, और उस पैथोजन का जो आपकी बॉडी के लिए इन्फेक्टिव पार्ट था, जो उसका एंटीजेनिक पार्ट है उस पैथोजन का, उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं बाहर यहाँ, ठीक है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं MHC2। MHC2 से ये रिप्रेजेंट करती हैं बाहर उस पैथोजन को, पैथोजन का जो एंटीजेनिक पार्ट है उसको पहले पैथोजन को तोड़ेंगे, उसका जो एंटीजन होगा उस एंटीजन को तोड़ के
बाहर उस एंटीजन को तोड़ करके बाहर शो करेंगी, ठीक है ना। और यहाँ शो करने के बाद ये जो आपका एंटीजन है ये किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसको दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ बॉडी को एंटीबॉडी बनानी है। उस पैथोजन का, जो पैथोजन आया था, हर एक उसका एक पार्ट होता है जो एंटीजेनिक पार्ट होता है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी का एंटीबॉडी बनानी है। तो होता ये है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में उसके लिए यहाँ पर टी लिम्फोसाइट नाम की सेल्स होती हैं। वो टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, सपोज करो ये आपकी टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट सेल है ये। तो भाई ये टी लिम्फोसाइट को, उसमें से भी टी लिम्फोसाइट में से भी एक है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल को ये एंटीजन शो किया जाएगा। टी हेल्पर सेल की सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है जो उसको देखता है, उसको कहते हैं हम CD4 रिसेप्टर, CD4। तो CD4 इसको एंटीजन को देखेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा। CD4 या फिर ये और MHC2 आपस में जुड़ जाएंगे और ये एंटीजन रिप्रेजेंट हो जाएगा टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी या फिर खुद जाती है बी सेल के पास, ठीक है। यहाँ आपकी बी सेल होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ऐसा भी होता है कई बार एंटीजन खुद से खुद ही, मतलब बी सेल के पास एंटीजन आता है और एंटीजन को बी सेल रिप्रेजेंट कर देती है, ऐसा भी होता है। अभी टी हेल्पर सेल क्या करिए, बी सेल को बताएगी कि ऐसा एंटीजन है इस तरह का। तो बी सेल आपकी उसके रेस्पॉन्स में, आपकी जो बी सेल है वो उसके रेस्पॉन्स में प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड करती है और बनाती है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बनाती है और दूसरा बनाती है मेमोरी सेल, ठीक है, मेमोरी सेल, ठीक है। तो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल जो बनेगी, अभी प्लाज्मा सेल आपकी फर्दर यहाँ सिक्रीशन करेगी किसका, एंटीबॉडीज का। प्लाज्मा सेल आपकी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। ये इट विल फॉर्म द एंटीबॉडीज। मेमोरी सेल आपकी फ्यूचर के लिए रखी जाएंगी, भविष्य में अगर कोई इन्फेक्शन आता है इस तरह का, उसी एंटीजन का आता है तो ये इसके खिलाफ तुरंत ही काम करती हैं। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। टी हेल्पर सेल ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, कहाँ से, मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज क्या कर रही है, यहाँ पर एंटीजन को उसको मार रही हैं और उसका जो एंटीजेनिक पार्ट है उसको शो कर रही है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रही हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग आपकी खुद बी सेल भी हो सकती हैं, अपने आप भी होती हैं बी सेल भी एंटीजन, और ये भी होती हैं। ये आपकी टी हेल्पर को बताती हैं। टी हेल्पर सेल आपकी किसको बताती हैं, बी सेल को बताएंगी। देन बी सेल विल प्रोलिफरेट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। Plasma cell will secrete the antibodies and that antibodies will go to that particular pathogen। ये कहाँ जाएंगी, ये आपकी जाएंगी कहाँ, लिम्फ नोड में, ब्लड से जाएंगी, लिम्फ नोड्स पे जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फ नोड जो होते हैं वहाँ आपका क्या होता है, वहाँ एंटीजन को ट्रैप कर लिया जाता है और वहाँ पर ये जा करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीबॉडीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एंटीबॉडीज जो है वो एक फ्लूइड से होती हुई, यानी कि एक फ्लूइड यानी कि एक ब्लड से होती हुई ट्रैवल करती होती हैं, ट्रैवल करके ब्लड से होती हुई जाती है एंटीबॉडी। तो इसमें क्या है, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, बी सेल वाला जो सिस्टम हुआ इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल सिस्टम। क्या कहते हैं, ह्यूमोरल। और अगर हम आपको एक दूसरी तरह का बताते हैं, दूसरी तरह का ये है कि अगर हम कहें कि ये टी सेल ने ये इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरी सेल को दी, जो कि दूसरी टी साइटोटॉक्सिक सेल है या टी किलर सेल्स, दो तरह की होती हैं, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक। तो यहाँ तो एंटीबॉडी आती हैं बी सेल वाले में। तो और अगर टी साइटोटॉक्सिक को बताया गया कि वहाँ उस पर्टिकुलर किसी टिश्यू में, सपोज करो इस टिश्यू या इस सेल के अंदर हमारा एंटीजन है, इस सेल के अंदर हमारा क्या है, पैथोजन है, एंटीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारे टीसी सेल जो है खुद आती है यहाँ पर, टी साइटोटॉक्सिक सेल खुद चल करके यहाँ आएंगी और ये आकर के इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। इसके ऊपर भी MHC होता है, उसे MHC1 कहते हैं, और यहाँ इनके ऊपर होता है CD8 ठीक है। CD8 MHC1 को रिकॉग्नाइज करता है। सारी बॉडी के सेल्स के ऊपर MHC होता है। अगर इस टिश्यू के अंदर आपका एंटीजन है तो ये आपकी जो TC सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। केमिकल को कहते हैं परफोरिन। ये केमिकल आपका क्या करता है, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। इस सेल को आपकी तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, छेद कर देगा इसमें, ठीक है। तो ये किसका काम हुआ, ये टीसी सेल का हुआ। टीसी सेल क्या करती है, विल सिक्रीट द परफोरिन्स, और वो टिश्यू को जा करके, टिश्यू की सेल को जा करके सेल पे अटैक करता है।
यहाँ एंटीजन पे अटैक, देखो यहाँ क्या है, बी सेल वाले में एंटीजन को लिम्फ नोड में ट्रैप किया जाता है, वहाँ एंटीबॉडी भेजी जाती है फ्लूइड से होती हुई और वहाँ जाकर के वो उसके ऊपर काम करती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे साइटोटॉक्सिक वाले में, टी सेल वाले में, तो ये सेल जाकर के खुद जाकर के टिश्यू पर अटैक कर रही है जिसमें पैथोजन है। तो ये वाला आपका सेल मेडिएटेड हुआ। ये कैसा हुआ, ह्यूमोरल फ्लूइड मेडिएटेड हुआ, बी सेल मेडिएटेड ह्यूमोरल कहलाता है, और आपका टी सेल मेडिएटेड जो है वो सेल मेडिएटेड कहलाता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो आपके टी सेल वाले होते हैं, इसमें टीसी सेल भाग लेती है, और ह्यूमोरल होते हैं आपके बी सेल वाले। ठीक है, दोनों में ही टी हेल्पर सेल का काम है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं और दोनों को बताया जाता है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा आपकी बुक में। थोड़ा सा इन्होंने बताया, एक बार चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या बताया। यहाँ लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेट इम्यूनिटी आपकी स्पेसिफिक नहीं होती, ये स्पेसिफिक होती है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी and this means that when our body encounter a pathogen, जब आपकी बॉडी एक पैथोजन को एनकाउंटर करती है तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस ए रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। जैसे आपको मान लो कोरोना का अटैक हो जाए किसी के ऊपर, तो कोरोना के खिलाफ आपकी बॉडी 4-5 दिन में इस प्रोसेस से एंटीबॉडी बना लेगी, और फिर फ्यूचर में आपके पास मेमोरी सेल रहेगी, और मेमोरी सेल आपकी दोबारा से फटाफट से, अगर दोबारा कोरोना आएगा तो दोबारा प्लाज्मा सेल बनाएगी, फटाफट से आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना के उसको खत्म कर देगी। तो अभी क्या है, शुरुआत में टाइम लेता है, 5-4 दिन लग जाते हैं, 5-6 दिन लगते हैं बॉडी के हिसाब से, जैसी किसी की बॉडी होती है रेस्पॉन्स आने में। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होते हैं वो लेटर होते हैं, लो इंटेंसिटी के होते हैं, हाई इंटेंसिटी के नहीं होते हैं। परंतु जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं आपके, जो एनामनास्टिक होते हैं, एनामनास्टिक रिस्पॉन्स आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर सेम पैथोजन आपकी बॉडी पे दोबारा इनकाउंटर करता है तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है तेजी से, पहले के बजाय थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेमोरी होती है, उसकी मेमोरी रखती है हमेशा। तो ये स्पेसिफिक हुई, मतलब विशेष प्रकार की हुई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। एक एंटीबॉडी आपकी किसी दूसरे एंटीजन के ऊपर काम नहीं करती होती, क्योंकि उसके जो साइट्स होती हैं वो मैच नहीं करती। यहाँ इन्होंने बताया कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दो तरह की लिम्फोसाइट्स में भाग लेती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरी टी लिम्फोसाइट। एंड द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। बी लिम्फोसाइट आपकी क्या बनाती है, आप देखो प्रोटीन्स की बनाती है। प्रोटीन्स भी कौन सी, ग्लोबुलिन्स होती हैं, इनका नाम जो प्रोटीनें होती हैं उनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आपकी जो ये होती है टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर, तो आपको बताया जाएगा क्या क्या होती हैं। क्या लिखा है कि रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर ब्लड एंड टू फाइट विद देम, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। इनको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहा जाता है इन प्रोटीनों को। एंड द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। टी सेल आपकी एंटीबॉडी नहीं बनाती, जैसे मैंने बताया टी सेल आपकी हेल्प करती है किसकी, बी सेल की, टू प्रोड्यूस दैम, ठीक है ना। टी हेल्पर का काम होता है, टी हेल्पर विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन फ्रॉम द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड लेट देम नो टू द बी सेल बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, और जाकर के खुद भी बताती है। कीमोकाइंस सीक्रेट करते हैं, लिम्फोकाइंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, उनको वो आपकी बात को पहुंचाते हैं सेल टू सेल। फिर लिखा है बी सेल टू प्रोड्यूस देम एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज। ये यहाँ देखो डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं नीचे सीधा। एंटीबॉडी आपकी ऐसी होती है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, तो सब बनी होती हैं ऐसे ही। अगर मैं बात करूँगा IgA की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपकी उसमें ऐसी ऐसी 2 होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ IgM की, तो उसमें ऐसे ऐसे 5 होते हैं, बाकी में एक एक होता है। तो डाइमेरिक होती है ये आपकी IgA, पेंटामेरिक होती है आपकी ये IgM, उसमें ऐसी 5 यूनिट होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं आपके नीचे बड़ी बड़ी 2 चेन है, दीज आर द हैवी चेन्स, और ये छोटी छोटी 2 हैं, दीज आर द लाइट चेन्स। इनमें दोनों में ही, लाइट चेन में, हैवी चेन में, आगे की तरफ का जो रीजन है दैट इज द वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन हियर इज ऑल्सो द वेरिएबल रीजन। यहाँ हर जगह क्या है, आगे का। तो हमेशा ही ये होता है कि अलग अलग एंटीजन के रेस्पॉन्स में इन जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या बदलता है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है उस एंटीजन के रेस्पेक्ट में। तो ये वेरिएबल आर्म्स हैं, ये आपकी नीचे वाली फिक्स हैं, कांस्टेंट आर्म्स है नीचे वाली। तो इसमें भी आपके देखो लाइट में भी छोटा सा पार्ट नीचे कांस्टेंट है, नीचे इसमें भी कांस्टेंट है, हैवी चेन में भी। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपकी लाइट चेन है वो डाइसल्फाइड ब्रिज से आपकी जुड़ी हुई होती हैं, किसके साथ, हैवी चेन के साथ। और इन सब में इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं हैवी चेन खुद में आपकी 2, देखो कितने, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं,
और इंट्रा चेन है इसमें भी कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 2, ठीक है, मतलब तो टोटल कितने में 8 4 12 बॉन्ड इनमें इंट्रा चेन है। बाकी के जो बॉन्ड है वो ये हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड जो इनको जोड़ते हैं हैवी चेन्स को। तो आपसे सवाल बन जाता है यहाँ से कि भाई कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड दो हैवी चेन को आपस में जोड़ते हैं, 2, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड इनको आपस में जोड़ते हैं, 1, ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेते हैं यहाँ से। एक प्रोटीन का ये एन टर्मिनल होता है, इसका ये सी टर्मिनल होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी हमेशा एन से तो शुरू होती है और सी पर खत्म होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो मतलब ये एक बार में 2 एंटीजन से भी जुड़ सकती है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है कि भाई यहाँ पर क्या लिखा, दैट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 4 पेप्टाइड चेन की बनी होती है हर एक एंटीबॉडी, एंड टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन, 2 स्मॉल आपकी लाइट चेन कहलाती हैं, 2 आपकी हैवी चेन्स कहलाती हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, मतलब आप उसको H2L2 कह सकते हो, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, 2 देखो कितने, अल्फा है ना, ये होती है IgA, और ये क्या बोलते हैं म्यू, ये इसको ईटा बोलते हैं, गामा होती है। तो एक और होती है IgD डेल्टा, वो यहाँ बताई नहीं है, 5 तरह की होती हैं। तो लिखा है कि अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन दिस वन, एंड बिकॉज दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड, एंटीबॉडी कहाँ होती है, ब्लड से होकर के जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो इसलिए जो रिस्पॉन्स आता है इनके द्वारा उसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड से होता हुआ। एंड दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आर एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमारे जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हैं उनमें से एक तरह का है एंटीबॉडी मेडिएटेड, तो ह्यूमोरल होता है, और दूसरा आपका जो होता है सेल मेडिएटेड। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो आपके जा करके डायरेक्ट क्या करती है, काम करती है, किल करती है टिश्यू को, जिस टिश्यू में आपका घुसा रहता है आपका पैथोजन, तो उसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI, ठीक है ना। तो ये सवाल आप ध्यान रखना, सेल मेडिएटेड में टी सेल भाग ले रही हैं, बी सेल ले रही है ह्यूमोरल में आपकी। इन द टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड CMI, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर ट्रांसप्लांट जब होता है, तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर रिजेक्शन आता है, अगर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान रिजेक्शन आता है, ऑर्गन का रिजेक्शन आता है, तो वो रिजेक्शन इसी वजह से आता है जो टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है आपका, वो रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है देन सर्च बिगिंस टू फाइंड ए सूटेबल डोनर, तो सूटेबल डोनर चाहिए होता है, मतलब सूटेबल डोनर जिसको दो वो तुम्हारा जानने वाला पहचानने वाला, मतलब वहीं का हो, मौसी बस यहाँ तक इतना हो, ज़्यादा दूर की रिश्तेदारी ना हो, ताकि जो है ज़्यादा उसकी बॉडी उसके खिलाफ काम ना करे, ऑर्गन के खिलाफ रिस्पॉन्स ना दिखाए। आजकल क्या है कि दवाइयाँ दे दी जाती हैं, सीधा ही इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे देते हैं, ताकि ग्राफ्ट जो है, जो ग्राफ्ट लगाया है, लीवर, हार्ट, जो भी ट्रांसप्लांट किया है, उसका रिजेक्शन ना आए। ठीक है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एनिमल, अनदर प्राइमेट्स, मंकी इनसे ले सकते हैं, और एनी ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि कहीं से ले सकते हैं आप, एनिमल, अदर प्राइमेट से, इधर उधर से नहीं ले सकते, क्योंकि उसका रिजेक्शन आ जाता है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर असेंशियल, पहले टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, और अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं उसको, उसकी पूरी ज़िंदगी तक उसको दिया जाएगा, इससे उसका इम्यून सिस्टम डाउन कर देते हैं, तो वो वैसे ही कई सारी बीमारियाँ उसको हो सकती हैं। ठीक है ना, द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये लाइन आपसे मेडिकल में पूछ लेते हैं यहाँ से कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन काम करता है, तो भाई ये ध्यान रखना, ग्राफ्ट रिजेक्शन में आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ उन्होंने बताया दो तरह का आपका इम्यूनिटी बताई है इसमें, एक आपकी एक्टिव इम्यूनिटी बताइए, एक आपकी पैसिव इम्यूनिटी बताइए। देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर हम कहें आपको कि आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी है, इसमें एक एंटीजन आया है बाहर से अंदर, एंटीजन आया है, गॉट इट, इसके खिलाफ क्या होगा, इट एक्टिवेट द, इसके खिलाफ आपका वही होगा जो मैंने पढ़ा है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट। ठीक है ना, एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी बॉडी बनाना शुरू करेगी, बी सेल टी सेल काम करना शुरू करेंगी, यही तो होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा,
एंटीबॉडी बनेंगी, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको किल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो उसकी मेमोरी बना के रख लेते हैं, मेमोरी बन जाएगी। फ्यूचर में अगर एंटीजन आएगा तो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करेंगे और ख़त्म कर देंगे। अगर हम कहें आपको कि अगर आपकी बॉडी में अभी मान लो किसी को कोरोना हुआ है, सपोज करो किसी को कोरोना हुआ है, कोरोना का वायरस इसके अंदर है बॉडी के, तो अगर हम बाहर से ये जो बना रहे हैं आजकल वैक्सीन जिसको ये कह रहे हैं, 2 तरह की वैक्सीन होती है, मैं समझाऊंगा आपको भी। अगर हम बाहर से किसी को कोरोना के खिलाफ बनी बनाई आर्टिफिशियल एंटीबॉडी दें, जो कि एंटीबॉडी दे रहे हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन से एंटीबॉडी उसके ब्लड में डाल रहे हैं। एंटीबॉडी डालने से क्या होगा, इसके बॉडी में जाकर के ये एंटीबॉडी कोरोना को न्यूट्रलाइज कर देंगी और ये आदमी ठीक हो जाएगा। क्या इसका कोई वो होगा, क्या इसकी कोई मेमोरी होगी? नहीं, इसकी कोई मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द जस्ट एंटीबॉडी डायरेक्टली। अगर एंटीजन आता है कोरोना के खिलाफ, मेरी बॉडी काम करती है, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है, तो इसकी मेमोरी रहेगी ना। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट एंटीबॉडी दोगे तो भाई ये एंटीबॉडी ऐसा तो नहीं सदा सदा के लिए तो है नहीं बॉडी में, हमेशा के लिए तो नहीं है। तो अगर एंटीबॉडी दोगे तो डायरेक्टली एंटीबॉडी अंदर जाएंगी तो कोरोना को ये मार देंगी, किल कर देंगी, दैट्स ओके। परंतु होगा क्या, एंटीबॉडी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएंगी। दोबारा अगर आपको मिलेगा कोरोना, दोबारा आपकी बॉडी में दोबारा एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। कैसा है? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब तुरंत एकदम प्रभाव से एंटीबॉडी दी, हो गया काम। अगर आप चाहते हो कि किसी की बॉडी में आप एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हो तो उसमें करते क्या? उसमें करते ये हैं कि उसमें अगर आपकी बॉडी को, अगर आपकी ये बॉडी है, इसको इसको देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ आपकी बॉडी में हमेशा के लिए एंटीबॉडी बन जाए, तो मुझे यहाँ आपकी बॉडी में क्या डालना चाहिए? कोरोना वायरस। हमने पढ़ा भी वायरस अंदर जाएगा, उसके खिलाफ बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। अब वायरस तो दे नहीं सकते, तो क्या करते हैं, वायरल एंटीजन पेप्टाइड, वायरस का एंटीजेनिक पेप्टाइड। उस वायरस में वो पार्ट केवल उसका जो उसका बॉडी में एंटीजन की तरह काम करता है, जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, तो उस वायरस का वो केवल एंटीजेनिक पार्ट लेकर के, वो एंटीजन पार्ट लेकर के उसका, उस वायरस का वो एंटीजेनिक पेप्टाइड वाला पार्ट लेकर के उसको बायोटेक्नोलॉजी से बनवाते हैं बाहर। उस वायरस की उस एंटीजेनिक पार्ट को, प्रोटीन की चेन को बनवाते हैं, उसको देते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन है। अब इसमें देखो, हमने किसी को क्या दिया? खाली वायरस के पेप्टाइड दिया है, पॉलीपेप्टाइड। पूरा वायरस तो नहीं दिया ना, सारी जीन्स तो दी नहीं ना उसकी, केवल हमने क्या दिया है? केवल वो वाला पार्ट दिया है जो कि उसका कैसा है, वायरल का एंटीजेनिक पार्ट है। तो ये बीमारी तो कर नहीं सकता, ये बीमारी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो खाली पेप्टाइड चेन है, जीनोम तो नहीं दिया ना। इट कैन नॉट मल्टीप्लाई, रिप्लीकेट नहीं कर सकता, नए वायरस थोड़ी बना देगा, डीएनए थोड़ी है, प्रोटीन है। इसके खिलाफ हमारी बॉडी पर इसको क्या कहेगी? इट इज एन एंटीजन। हमारी बॉडी इसको एंटीजन समझ लेगी और इसके खिलाफ हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देगी। काम करना शुरू करेगी वही टी सेल, टी हेल्पर बी सेल को, बी सेल प्लाज्मा और मेमोरी, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जाकर के एंटीजन को न्यूट्रलाइज, और मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए रखी जाएंगी। तो ये इस तरह की वैक्सीन जब आपको दी जाएगी, ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अगर आप वायरस के, पैथोजन के, एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब आपकी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी शो करती है, और अगर आपको डायरेक्टली एंटीबॉडी दी जा रही है सीधा ही, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है ना। अगर मान लो हम कहें कि एक बच्चा माँ का दूध पी रहा है बचपन में और उस माँ से उससे बच्चे को एंटीबॉडी मिल रही है, तो उस बच्चे को पैसिव इम्यूनाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए माँ का दूध जरूरी होता है, क्योंकि भाई बच्चे को माँ के दूध से बचपन में वो 2-1.5 साल तक तो उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। अब उसके अंदर खुद तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, अब उसके अंदर एंटीबॉडी आएंगी कहाँ से? तो माँ से ही आएंगी ना। इसलिए माँ का दूध जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई वो एंटीबॉडी देता है, डायरेक्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन बच्चे का चलता रहता है माँ के दूध से, तो वो ज़रूरी होता है। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि भाई पीना चाहिए माँ का दूध। ठीक है, चलिए यहाँ देखते लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब आप एक होस्ट को एंटीजन के एक्सपोजर में लाते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, या तो आप डेड माइक्रोब दो
वायरस ही दो डेड करके, या कोई पैथोजन दो, या प्रोटीन दो उसकी, या ठीक है ना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, उसके बॉडी में क्या बनेंगी, एंटीबॉडी। इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव एक्सपोजर रिस्पॉन्स। टाइम लगेगा इसमें, टाइम तो लगेगा ही, 2-3-4 दिन लगेंगे। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अगर मान लो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए हैं माइक्रोब्स, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन के दौरान, और या फिर किसी आप इन्फेक्शन हुआ है आपको, जैसे किसी को कोरोना हो जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए इस तरह की वायरस वाली, तो ये क्या करती है आपकी बॉडी, नेचुरल इन्फेक्शन हो चाहे करवाया गया हो इम्यूनाइजेशन, तो उसकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी आती है। एंड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, जब आप रेडीमेड एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्टली आप प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में डाल देते हो फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट, तो भैया ऐसे में क्या होता है, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंड डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। हाँ भाई, हमें पता है क्यों कहते हैं उसको। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम, तो येलो कलर का जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। एंड सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एन अबंडेंट एंटीबॉडी ए। तो आपसे पूछते हैं कि सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए। सिक्रेटरी एंटीबॉडी सिक्रेशन में कौन सी होगी, IgA। एंड टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू भी से कुछ मिलती हैं, उसका नाम क्या है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G गामा, उसको प्लेसेंटा से मिलती है। तो बच्चे में तो एंटीबॉडी आ चुकी है ना, अब तो बच जाएगा। ये आपके दोनों की दोनों पैसिव इम्यूनिटी है। ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। आपको डायरेक्ट किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं एंटीबॉडी का, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। किसी को आप वायरस पैथोजन, डेड पैथोजन, उसके एंटीजेनिक पेप्टाइड दे रहे हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। इट विल टेक टाइम, बट इसकी मेमोरी आती है, पैसिव की कोई मेमोरी नहीं होती है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा इतना। आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।